जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को। एक बार वॉइस और वीडियो बता दो कैसे वॉइस और वीडियो ठीक आ रही है ना। धन्यवाद भाई सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी टीचर डे टू यू ऑल ऑल्सो। आप सभी को भी टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। आप भी इनडायरेक्टली अध्यापक ही हो, इनडायरेक्टली आप अध्यापक का काम करते हो। करें शुरू भाई, आ गए सभी, करते हैं शुरू। सभी आ गए हैं, अभी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ वीडियो रहेगी भाई, लाइव के बाद भी वीडियो रहेगी। मैं शुरू कर रहा हूँ, अपना काम शुरू कर रहे हैं हम। लाइव के बाद भी रहेगी वीडियो, चिंता ना करो। तो ये जो वो फाइल है भाई, हैप्पी टीचर्स डे भाई। जी जी करते हैं श्री गणेश भाई इसका। आप सभी का स्वागत है भाई बुक स्पेशल बैच में। तो शुरू कर देते हैं। ये जो वो लाइन लिखी हुई है, 2 लाइन ऐड करनी है। ये मैंने जब बुक का मटेरियल अपडेट करना था तभी ये उसके पास भेजी थी। बुक का मटेरियल अपडेट करना था ना लास्ट में, तो उनके पास ये भेजी थी मैंने कि आप इस तरीके से 2 लाइन यहाँ ऐड कर देना, हर फोटो के नीचे नाम लिख देना। नाम नहीं लिखा हुआ तो ये, लेकिन उन्होंने किया नहीं। सिलेबस कितना दिन में हो जाएगा जी, देखते हैं भाई। आज से शुरू किया है, 1 मिनट देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जो है इसके बारे में, और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो है ये हम पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैलकुलेटर का जो है उपयोग होना स्टार्ट हुआ। किस चीज़ के लिए? गणितीय कार्यों के लिए, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए? गणितीय कार्य क्या मतलब है यहाँ पे? मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जो है इसका काम स्टार्ट हुआ। गणना करने के लिए सबसे पहले कौन सी डिवाइस प्रयोग की गई? अबैकस प्रयोग की गई। कौन सी? अबैकस डिवाइस प्रयोग की गई। ये अबैकस डिवाइस है जिसे काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउंटिंग फ्रेम भी इसे कहा जाता है। काउंटिंग फ्रेम, आप साइड में लिख लेना ये चीज, काउंटिंग फ्रेम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। वीडियो क्लियर है भाई? आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ाएं। वीडियो क्लियर है, रेजोल्यूशन बढ़ा लो। तो शुरुआत अबैकस के नाम से डिवाइस से हुई भाई। शुरुआत जो हुई अबैकस के डिवाइस से हुई। अबैकस की खोज जो है अपने कहा है कि मेसोपोटामिया वासियों ने की थी, और लगभग 3000 ईस्वी पूर्व की थी। बाद में चीन ने इसमें बहुत सारे सुधार कर दिए थे, इसलिए इसका नाम जो है चाइना के नाम पर पड़ गया। किसके नाम पर पड़ गया? चाइना के नाम पर इसका नाम पड़ गया। चाइना के नाम पर, चाइना के नाम से जाना जाने लगा इसको। किस नाम से? चाइना के नाम से। 3000 ईस्वी पूर्व जो है इसकी खोज की थी, मेसोपोटामिया वासियों ने खोज की थी, लेकिन बाद में जो है चाइना वालों ने इसे सुधार कर दिया बहुत सारा, और इसलिए चाइना के नाम से ही जाना गया। इंपॉर्टेंट पार्ट बता देना जी। जी बिल्कुल भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट बताते रहेंगे। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर है क्या एक्चुअल में। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मतलब है यहाँ पे इंग्लिश में डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो क्या चीज़ लेता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा गया? क्योंकि डिसीजन मेकिंग की पावर होती है इसके अंदर। किस चीज़ की पावर होती है? डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा गया। और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डेटा और निर्देश, यानी कि डेटा और इंस्ट्रक्शन। निर्देश का मतलब क्या है इंग्लिश में? इंस्ट्रक्शन। निर्देश का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन। जिसमें डेटा और निर्देश जो है इनपुट के रूप में जाते हैं, और उन्हें जो है निर्देशानुसार, निर्देशानुसार का मतलब है एज पर इंस्ट्रक्शन। एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसी इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके हिसाब से संसाधित किया जाता है। संसाधित मतलब प्रोसेस किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। और ये कंप्यूटर के पार्ट हैं, बहुत सारे स्कैनर हैं, सीपीयू है, एसएमपीएस या कह लीजिए यूपीएस है, आपका यूपीएस है, ये आपकी पेन ड्राइव है, ये आपका कीबोर्ड है, एलसीडी है, स्पीकर है, माउस है और प्रिंटर है। इन सभी को जोड़ के भी हम कह देते हैं कि ये सभी कंप्यूटर बनते हैं मिला करके। सर इसका आंसर चाइना करना है। इसका आंसर अगर चाइना ऑप्शन में है वही चाइना करना, मेसोपोटामिया नहीं करना है। अगर मेसोपोटामिया ऑप्शन में नहीं है तो करना ही नहीं, अगर ऑप्शन में है तो करना है। अब आ जाता है कंप्यूटर जो शब्द कौन से शब्द से मिलकर बना है? ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। कौन सा ग्रीक शब्द? कंप्यूट से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द भी कह देते हैं भाई, लेटिन शब्द भी कह देते हैं। लेटिन शब्द है, लेटिन शब्द। कोई इसको फ्रेंच वर्ड भी बोल देता है, फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना है। तो अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग किताब की अलग अलग राय है। कोई लेटिन शब्द कह रहा है, कोई फ्रेंच वर्ड कह रहा है, कोई ग्रीक शब्द कह रहा है।
जो ऑथेंटिक किताब है वो ग्रीक वर्ड बताती हैं, और ग्रीक वर्ड कंप्यूट वर्ड, ग्रीक वर्ड कौन सा, कंप्यूट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गणना करना, टू कैलकुलेट, जिसका मतलब क्या है, टू कैलकुलेट यानी कि गणना करना जिसका अर्थ है, ठीक है। और कंप्यूटर में हिंदी को कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है, ठीक है ना। लेटिन तो सर कंप्यूटर है ना, हाँ लेटिन फ्रेंच है कंप्यूटर भाई, फ्रेंच है कंप्यूटर, फ्रेंच कौन सा वर्ड है, फ्रेंच का वर्ड है कंप्यूटर, COMPUTARE, ऐसा कहा जाता है कि ये फ्रेंच का वर्ड है, ठीक है। फिर आ जाता है डेटा होता क्या है, डेटा जो होता है अपना रो फैक्ट होता है, कच्चे तथ्य, इसका मतलब है इंग्लिश में रो फैक्ट, RAWFACT, रो फैक्ट्स, कच्चे तथ्य भाई, ठीक है ना। कच्चे तथ्य का मतलब है जैसे मान लीजिए मैं किसी का नाम कहूँ कि राम है, लेकिन ये राम कौन है, किसी का क्या है, नाम है कि फादर नेम है कि है क्या, ये मेमोरी का नाम है, क्या है ये, तो अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये मीनिंगलेस है, क्या है, मीनिंगलेस है। और ये मीनिंगलेस होता है, डेटा जो होता है वो मीनिंगलेस होता है। जब डेटा का मीनिंग बन जाए तो मीनिंगफुल जो हो जाएगा, मीनिंगफुल जब हो जाएगा तो मीनिंगफुल में क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कहलाएगा, सूचना कहलाएगा, जब इसका कोई ना कोई मीनिंग निकल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बात। अब इसके साथ इसका कोई सार्थक अर्थ मीनिंग नहीं निकाला जा सकता, इसके 3 से 4 प्रकार होते हैं भाई, किसी किताब में 3 प्रकार हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 2 हैं, अलग अलग राय है सभी की। तो पहला है संख्यात्मक, संख्यात्मक होता है 0 से 9 यानी कि न्यूमेरिकल, संख्यात्मक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा में कौन से आगे, नंबर आगे, नंबर में कौन से 0 से लेकर 9 तक जो है इसके अंदर आ गया, ठीक है। फिर है इसके अंदर अल्फाबेटिक डेटा, कौन सा डेटा, अल्फाबेटिक डेटा, वर्णमाला को क्या कहेंगे, अल्फाबेटिक डेटा, अल्फाबेटिक। अब अल्फाबेटिक में ए से लेकर जेड तक आ गए, ठीक है। इस के अंदर अल्फाबेट के सभी अक्षर आ जाते हैं, अल्फाबेट, वर्णमाला का मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट है, ठीक है। फिर आ गया अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक डेटा है ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा है, अल्फा न्यूमेरिक। इस डेटा में वर्णमाला के सभी अक्षर, अल्फाबेट के सभी अक्षर तो आ ही गए, साथ में नंबर भी आ गए, साथ में नंबर भी शामिल हो सकते हैं, तो उसको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। प्रतीकात्मक डेटा, प्रतीकात्मक होता है सिंबॉलिक डेटा, प्रतीकात्मक कौन सा डेटा होता है, सिंबॉलिक डेटा। कई बार सिंबॉलिक डेटा को अल्फा न्यूमेरिक में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है ना, अल्फा न्यूमेरिक में शामिल कर लिया जाता है भाई, ठीक है। जी जी बिट्टू भाई स्वागत है आपका। सर ब्लर आ रहा है जबकि वाईफाई से कनेक्ट है, कनेक्शन तब भी क्लियर नहीं है। भाई सभी को दिक्कत है क्या, ये बताना एक बार, कमेंट करके सभी बता देना। मेरे ख्याल से ठीक चल रहा है, बाकी सभी कमेंट करके बता देना एक बार। जो सिंबॉलिक डेटा है, सिंबल वाला डेटा है, इस प्रकार के डेटा में चिन्ह शामिल है, चिन्ह का मतलब है यहाँ पे सिंबल, क्या मतलब है, सिंबल, सिंबल इंक्लूड है इसके अंदर, और इसे अल्फा न्यूमेरिक डेटा के रूप में भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है ना। ठीक चल रहा है सर, क्लियर है सर, जी धन्यवाद भाई बताने के लिए। तो अभी देखो आप, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कर्मचारी के घर का पता जो है वो कैसा डेटा होता है, बताइए कमेंट करके, कर्मचारी के घर का पता कैसा डेटा होता है, कर्मचारी के घर का पता कैसा डेटा होता है, बताएं कमेंट करके। अल्फा न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक होता है, सिंबॉलिक होता है, या अल्फाबेटिकल होता है, कौन सा होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है जी, अल्फा न्यूमेरिक होता है, बिल्कुल होता है अल्फा न्यूमेरिक, क्योंकि हो सकता है उसमें लिखा है 490/2 मॉडल टाउन, ऐसा कुछ लिखा है, मॉडल टाउन ऐसा कुछ लिखा है, तो ये इसमें नंबर भी आ गए, सिंबल भी आ गए, और अल्फ़ाबेट भी आ गए, तो इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कहा जाएगा। आईएफएससी कोड कैसा डेटा है, आईएफएससी कोड, और आपका जो बैंक अकाउंट का नंबर है, बैंक अकाउंट का नंबर वो कैसा डेटा है, ये और बताओ फटाफट। आईएफएससी कोड कैसा डेटा है और बैंक अकाउंट का नंबर कैसा डेटा है, बताइए। अल्फा न्यूमेरिक है, आईएफएससी कोड बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई बार ये होता है PUNB 00700 ऐसा कुछ होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट भी आ जाते हैं और नंबर भी आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, अल्फ़ाबेट भी आ जाए जिसमें और नंबर भी आ जाए, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा है। बैंक अकाउंट नंबर कैसा डेटा है, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है,
बैंक अकाउंट नंबर बताइए। अब ये वाला बता दिया आपने जितना बताना था। बैंक अकाउंट नंबर बताएं कैसा डेटा है। बैंक अकाउंट नंबर कैसा डेटा है आपका? न्यूमेरिकल डेटा है, बिल्कुल सही बात है। बैंक अकाउंट नंबर कैसा डेटा है आपका? न्यूमेरिकल डेटा है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है आपका। ठीक है ना, बैंक अकाउंट नंबर न्यूमेरिकल, बिल्कुल सही। फिर आ जाते हैं जानकारी। जानकारी को इंग्लिश में कहा जाता है इंफॉर्मेशन। क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन कहा जाता है। जानकारी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन कहा जाता है। जब डेटा को संसाधित, संसाधित का मतलब होता है प्रोसेस। संसाधित का क्या मतलब है? प्रोसेस। जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो उसे जानकारी या सूचना कहा जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब डेटा को प्रोसेस कर दिया जाए। जब डेटा को प्रोसेस करके आगे ले जाया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? इंफॉर्मेशन कहा जाएगा। ये कोई भी डेटा है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? इंफॉर्मेशन आएगी। क्या आएगी? इंफॉर्मेशन आएगी। बात क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाओ। कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की विशेषता को पढ़ने में कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है कंप्यूटर की विशेषता में पढ़ने में, लेकिन देख लेते हैं स्पीड भाई। सबसे पहले कंप्यूटर की जो स्पीड है वो MIPS में मापी जाती है। कल ही एक का डाउट था सर, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन अलग हैं क्या सारे? हाँ, इंस्ट्रक्शन तो सूचनाओं का कॉम्बिनेशन मिलके बनेगा, ठीक है ना। बनाएंगे इंस्ट्रक्शन ही बनाएंगे, अभी आ जाए, अभी पढ़ेंगे ना। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड भाई, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है। GIPS में मापी जाती है। आज एक लड़के का डाउट था कि सर इसको BIPS में भी माप सकते हैं क्या? अब आप बताओ, इसको BIPS में माप सकते हैं क्या? स्पीड को, कंप्यूटर की स्पीड को BIPS में भी माप सकते हैं क्या? बताओ एक बार कमेंट करके। जिसका अर्थ होता है सैकड़ों सेकंड में कई लाख गणनाएं करना। MIPS का मतलब होता है एक सेकंड में कई लाख गणनाएं करना। भाई BIPS में माप सकते हैं क्या? बताया नहीं भाई आपने। BIPS, इसके दोनों मतलब हो सकते हैं। देखो BIPS के बाइट इंस्ट्रक्शन पर सेकंड भी हो सकता है, बाइट इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड भी हो सकता है, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दो मतलब हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। अब ये बाइट में अगर देखा जाए तो छोटा हो जाएगा, और छोटा होने जब बड़े में मापी जाएगी तो छोटे में तो ऑब्वियसली है कि मापी जाएगी, ठीक है ना। और अगर बिलियन में मापी जाए, कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर की बिलियन में स्पीड मापी जाएगी तो फिर वो गीगा में आ जाएगी, यानी कि गीगा में मापी जाती है। माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड जो है गीगा में मापी तो जाती है, ठीक है ना। गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, गीगा का मतलब है बिलियन, गीगा का क्या मतलब है? बिलियन, गीगा का मतलब भी तो बिलियन होता है ना, तो बिलियन में मापी जाती है इसकी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, जिसके बाद शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी भाई। शुद्धता का मतलब क्या इंग्लिश में? एक्यूरेसी भाई। क्या मतलब है? एक्यूरेसी। हाँ भाई बिल्कुल साथ में होंगी, वो तो होंगी ही साथ के साथ। कंप्यूटर की गणनाओं में त्रुटि की संभावना, त्रुटि मतलब एरर की संभावना भाई। एरर की संभावना नहीं होती, एरर नहीं आते इसके अंदर। यूजर की गलती से एरर हो सकता है, हम जो गलती कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं कर सकता भाई। परिणाम सही ना दे कंप्यूटर, परंतु कंप्यूटर की तरफ से त्रुटि की संभावना नहीं होती। देखो यूजर की गलती से, हमारी गलती से इनपुट हो सकता है रॉन्ग हो जाए, हो सकता है उससे रिजल्ट गलत आ जाए, लेकिन वो कंप्यूटर की गलती नहीं, वो हमारी गलती है। तो एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। फिर लगन, लगन क्या होती है? डिलीजेंस भाई इंग्लिश में। लगन क्या होती है इंग्लिश में? डिलीजेंस। डिलीजेंस होता है मेहनती। लगन मतलब बिना थके जो है मशीन काम करती रहती है, तो मशीन है, थकेगी है ही नहीं। बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी, विभिन्नता भाई, वर्सटैलिटी विभिन्नता। कंप्यूटर की सहायता से अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं भाई। रेलवे स्टेशन पे भी काम आता है, ऑफिस में भी काम आता है। रेलवे स्टेशन पे, ऑफिस में, बैंक में, मिसाइल के लिए, सभी जगह काम आता है, ठीक है ना। सभी जगह जो है काम आता है कंप्यूटर। भंडारण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टोरेज। भंडारण को क्या कहेंगे? स्टोरेज कहेंगे। स्टोरेज में बहुत बड़ी भंडारण क्षमता, भंडारण मतलब स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण बहुत सारी पहचान बनाए हुए हैं, यानी कि कंप्यूटर का नाम है बहुत सारा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटैलिटी और स्टोरेज में। कंप्यूटर की एनाटॉमी आ गई, कंप्यूटर की एनाटॉमी।
एनाटॉमी को इंग्लिश में एनाटॉमी ही कहा जाएगा, यानी कि इकाइयाँ, यानी कि यूनिट भी कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में यूनिट्स भी कह सकते हैं। कौन सी है? सीपीयू है, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज मैकेनिज्म है, स्टोरेज मैकेनिज्म, स्टोरेज मैकेनिज्म है, या कम्युनिकेशन इंटरफेस है, कम्युनिकेशन इंटरफेस। ये इसकी यूनिट्स हैं कंप्यूटर की, बहुत सारी यूनिट हैं। सबसे पहला आ गया, इसके अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं परिधीय उपकरण का मतलब है यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस। क्या मतलब है पेरिफेरल डिवाइस? क्या मतलब है इसका? पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस एक ऑक्सिलरी डिवाइस होती है। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग डिवाइस होती है। हेल्पिंग डिवाइस का मतलब है जो सहायता करती है। किस चीज़ में सहायता करती है भाई? वो सहायता करती है कंप्यूटर में जानकारी डालने में, यानी कि इनपुट करने में, या जानकारी प्राप्त करने में, यानी कि आउटपुट लेने में। या तो इनपुट डालने में या आउटपुट लेने में सहायता करेगी कौन? पेरिफेरल डिवाइस। इसका मतलब है पेरिफेरल डिवाइस जो होती हैं आपकी, वो या तो इनपुट डिवाइस होंगी या आउटपुट डिवाइस होंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। एनाटॉमी जो है वो सारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं हार्डवेयर पार्ट्स हैं, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर से जुड़े कुछ और शब्द हैं जो आ गए हमारे पास। निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन पहले ही बताया हुआ है। इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो निर्देश होते हैं। निर्देश क्या होते हैं? कमांड होती हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपको हर रोज़ कुछ न कुछ निर्देश दे दिए जाएँ घर वालों के द्वारा कि आज आपने सुबह से लेकर शाम तक ये काम करने हैं, तो आपको निर्देश दे दिए गए कि आपने सुबह पहले पढ़ना है, फिर स्कूल में जाना है, फिर आना है, फिर टीवी देखना है, फिर खाना खाना है, फिर आपने फिर से पढ़ना है, फिर सो जाना है। ये आपको निर्देश दिए गए, लिखित में 5-6 निर्देश दिए गए जिनके अनुसार आप काम करोगे, ठीक है ना। और जब ये निर्देश इकट्ठे हो जाएंगे, सेट बन जाएगा इन निर्देशों का, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बन जाएगा, तो आपको पूरे हफ्ते का एक कार्यक्रम हो जाएगा। यानी कि एक दिन का तो इंस्ट्रक्शन था, अब पूरा सेट दे दिया कि आपने एक हफ्ते लगातार ये काम करने हैं, तो फिर आप वो क्या बन जाओगे? क्या बन जाएगा? वो प्रोग्राम बन जाएगा। पूरे हफ्ते का आपका एक प्रोग्राम बन जाएगा कि एक हफ्ते का तो मेरा ये प्रोग्राम है भाई, पहले से फिक्स है, ठीक है ना। और जब बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे हो जाएंगे सारी साल, बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे हो जाएं, सेट ऑफ प्रोग्राम जब इकट्ठे हो जाएंगे, पूरी साल का बन जाएगा, तो आप क्या बन जाओगे? सॉफ्टवेयर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? सॉफ्टवेयर आप बन जाओगे। सॉफ्टवेयर की तरह काम करने लगोगे, यानी कि एक मशीन की तरह काम करने लगोगे, ठीक है भाई। इसीलिए इसमें लिखा कुछ कार्य करने के लिए कंप्यूटर को कमांड देते हैं जिन्हें इंस्ट्रक्शन या निर्देश कहा जाता है। कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम जो होता है, निर्देशों का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम। इंग्लिश वाले लिखते रहना भाई, साथ ही साथ इंग्लिश वाले जो हैं जिनको हिंदी से ज़्यादा ही एलर्जी थी, वो अपना लिखते रहना, ठीक है। सॉफ्टवेयर भाई, सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कंप्यूटर का इंटेंजिबल पार्ट है। इंटेंजिबल होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जैसे एमएस ऑफिस है, मोजिला फायरफॉक्स है, व्हाट्सएप है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर होता है टेंजिबल पार्ट, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे रैम है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, इनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टेंजिबल पार्ट है, इंटेंजिबल है जिसे हम छू नहीं सकते। यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर पर काम करता है, जो कंप्यूटर पर बैठ के कोई चीज बनाता है, उसे यूजर कहा जाता है। पर्सन रिलेटेड टू कंप्यूटर भाई, कंप्यूटर से रिलेटेड व्यक्ति भाई। सबसे पहला व्यक्ति, सबसे फेमस व्यक्ति है चार्ल्स बेबेज। कौन है चार्ल्स बेबेज? ये कौन था भाई? ब्रिटेन का था, गणितज्ञ मतलब मैथमेटिशियन था, मैथमेटिशियन था भाई, मैथ का जानकार था ये। चार्ल्स बेबेज इसका नाम था। कंप्यूटर का फादर इसे माना जाता है, कंप्यूटर का फादर इसे माना जाता है। सबसे पहले इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था। कौन सा इंजन बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया था, डिफरेंस इंजन। फिर उसके बाद जो है इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। कौन सा इंजन बनाया था? एनालिटिकल इंजन बनाया था। एनालिटिकल, पहले डिफरेंस फिर इंजन, एनालिटिकल। इन्होंने डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कंसेप्ट दिया था। इन्होंने क्या दिया था? डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कंसेप्ट दिया था, ठीक है ना। सर वो लाइन वेयर भी कहते हैं, लाइन वेयर नहीं, यूजर को लाइव वेयर, LIVEWARE, यूजर को लाइव वेयर भी कहा जाता है, ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है, ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है, ठीक है, दोनों ही कहा जाता है। यूजर को कहा जाता है भाई, किसको कहा जाता है? यूजर को। नेक्स्ट आ जाओ, एलन ट्यूरिंग आगे, इसके बाद फेमस व्यक्ति हैं चार्ल्स बेबेज के बाद। ये कौन है? ये भी इंग्लिश में ब्रिटेन के मैथमेटिशियन है, एलन ट्यूरिंग इनको कहा जाता है।
थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का पिता माना गया है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का पिता, फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस भाई। ट्यूरिंग मशीन, एक मशीन बनाई थी उन्होंने, उस मशीन का नाम है ट्यूरिंग मशीन। इस आविष्कार से इन्होंने जो है फेमस हुए थे भाई, इस आविष्कार से फेमस हुए थे ये। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, उस मशीन का आज भी कोई मुकाबला नहीं है, वो मशीन जबरदस्त मशीन है भाई, ठीक है ना। ट्यूरिंग मशीन नाम है, ठीक है ना, इसलिए इनका नाम, इनके नाम पे ही ट्यूरिंग रखा गया, एलन ट्यूरिंग थे ये। फिर है लेडी ऑगस्टा एडा, लेडी ऑगस्टा एडा, लेडी ऑगस्टा एडा जो है, एडा लवलेस के नाम से भी फेमस है ये, लवलेरा नहीं है भाई, ये लवलेस आएगा, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, लवलेस के नाम से फेमस है, लवलेस के नाम से फेमस है। मैथमेटिशियन है, ये भी इंग्लैंड की है, और इनको जो है पहला प्रोग्रामर कहा जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। एनालिटिकल इंजन में इनकी ज्यादा रुचि थी, चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन दूसरी बार बना था, पहला डिफरेंस इंजन था, दूसरा जो एनालिटिकल इंजन बना था, इनमें इनका काफी इंटरेस्ट था प्रोग्राम चलाने में। फिर आए ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल भी फेमस व्यक्ति है भाई कंप्यूटर में देखा जाए, ये फ्रेंच के थे, मैथमेटिशियन थे, ये भी सारे के सारे मैथमेटिशियन है भाई। ब्लेज पास्कल इनका नाम है, पास्कल मशीन के नाम से इनको जाना जाता है, पास्कल मशीन इनकी मशीन है, उसका नाम भी इनके नाम पे पड़ा, पास्कल मशीन जाने जाते हैं। इस मशीन को पास्कलीन भी कहा जाता है, पास्कल मशीन भी कहा जाता है, एडिंग मशीन भी कहा जाता है, इनकी मशीन को एडिंग मशीन, पास्कल मशीन, पास्कलीन ये नाम दिए गए हैं। फिर एक व्यक्ति आया हरमन होलीरिथ, ये यह नहीं है, ये थ है भाई, हरमन होलीरिथ अमेरिका के बिजनेसमैन थे, ये मैथमेटिशियन नहीं थे, ये बिजनेसमैन थे, लेकिन साथ में आविष्कारक भी थे, इन्वेंटर भी थे। हरमन होलीरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था, पंच कार्ड के लिए एक टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी इन्होंने, सबसे पहले पंच कार्ड के लिए एक टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी, और उन्होंने पंच कार्ड इसमें चला के दिखाया था टैबुलेटिंग मशीन के अंदर। ये टैबुलेटिंग मशीन है, टैबुलेटिंग मशीन। और इससे पहले पंच कार्ड जो है किसने बनाया था भाई, इससे पहले पंच कार्ड जो है किसने बनाया था, पंच कार्ड जोसेफ जैकवर्ड ने, जोसेफ जैकवर्ड ने, जोसेफ जैकवर्ड ने बनाया था, अपनी मशीन को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। अपनी मशीन कौन सी वाली मशीन को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, अपनी मशीन थी लूम, कौन सी मशीन थी, लूम थी भाई, लूम मशीन को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। यहां तक हो जाएगा, एक बार बताओ। कॉटन मशीन थी, हाँ भाई कॉटन वेविंग मशीन थी। क्लियर है ना यहाँ तक बातें सभी को, यस सर क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं कंप्यूटर के बारे में रोचक तथ्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट कंप्यूटर के बारे में। पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर 1986 बेंगलुरु, सामान्य उद्देश्य का मतलब है जनरल पर्पज, जनरल पर्पज भाई, सामान्य उद्देश्य से बनाया गया कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है, सामान्य उद्देश्य से बनाया गया, बेंगलुरु में रखा गया था 1986 के अंदर, 1986 के अंदर, ठीक है ना। पहला डिजिटल पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है, दिल्ली को कहा जाता है पहला डिजिटल पोस्ट ऑफिस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है भाई, 2 दिसंबर। किस दिन मनाया जाता है, 2 दिसंबर। पहला डिजिटल कंप्यूटर जो है वो क्या था, HEC2M था, पहला डिजिटल कंप्यूटर जो ब्रिटेन में से लाकर इंडिया में रखा गया था। इसे इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की इंग्लिश है ISI, ISI पाकिस्तान वाला नहीं है ये, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसको कोलकाता में 1955 में रखा गया था सबसे पहले, HEC2M, ठीक है ना। एक के बाद है 1995 96, एक के बाद है भाई, कोई खास बात नहीं, 1956 1955, कोई एग्जैक्ट इनकी डेट नहीं है सुमन। फिर उसके बाद आता है टिफ्रैक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई द्वारा बनाया गया था,
भारत में बना पहला कंप्यूटर माना जाता है, इसको माना जाता है भारत में बना हुआ पहला कंप्यूटर। हाँ भाई, लाइट पेन का इस्तेमाल करता हूँ। ईसीआई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ईसीआई इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने बनाया था 1986 में, जो बेंगलुरु में रखा गया। सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। जनरल पर्पज के लिए कंप्यूटर बनाया गया था, जो बेंगलुरु के डाकघर में रखा गया था। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। कंप्यूटर का डायग्राम, ये कंप्यूटर का डायग्राम है। डायग्राम का मतलब है ये अपना सीपीयू है। सीपीयू का मतलब है सीपीयू बॉक्स नहीं, सीपीयू चिप। सीपीयू चिप है, और सीपीयू चिप जो है इनपुट लेती है। किन से इनपुट लेती है? इनपुट डिवाइस से इनपुट लेती है, जैसे कि अपना कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है। उनसे इनपुट लेके यहाँ पे प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के साथ साथ स्टोर भी हो सकता है। स्टोर कहाँ होगा? मैग्नेटिक टेप में, मैग्नेटिक डिस्क में, सीडी में। साथ ही साथ फिर हमें आउटपुट दिखाई देगा। आउटपुट किस रूप में दिखाई देगा? आउटपुट हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाई दे सकता है। सॉफ्ट कॉपी वाली डिवाइस है जैसे कि मॉनिटर, पढ़ेंगे इनके बारे में। हार्ड कॉपी वाली डिवाइस है जैसे कि प्रिंटर है, प्लूटर है, ये हार्ड कॉपी वाली डिवाइस है। इनसे आउटपुट हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, जनरेशन जनरेशन एंड बिफोर जनरेशन। कंप्यूटर जो है जनरेशन से पहले का और जनरेशन के बाद का, यानी कि जनरेशन वाला कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर था। शुरुआत कहाँ से हुई? तेजी से गणना करने वाली डिवाइसों की शुरुआत हुई भाई। सबसे पहली डिवाइस अबेकस बनी, ये पता ही है आपको। इसके बाद जो है नेपियर की लॉग्स एंड बोन्स आई भाई। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंग्लिश में, लॉग्स एंड बोन्स। लॉग्स एंड बोन्स भाई, ये नेपियर की लॉग्स एंड बोन्स है। लॉग्स बोन्स, जॉन नेपियर ने इसको बनाया था, 1670 में बनाया था। लॉगरिथम का आइडिया जिसने दिया था, किस चीज का आइडिया दिया था? लॉगरिथम का आइडिया किसने दिया था? लॉगरिथम का आइडिया किसने दिया था? जॉन नेपियर ने। उन्होंने ही ये बनाई थी, लॉग्स एंड बोन्स बनाई थी। इसको नंबरिंग रोड का सेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेट ऑफ नंबरिंग रोड। क्या कहा जाता है इसको? सेट ऑफ नंबरिंग रोड भी इसे कहा जाता है। सेट ऑफ नंबरिंग रोड भी कहा जाता है। नेपियर बोन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी सहायता से हम गुना कर सकते थे और भाग कर सकते थे। लेकिन ध्यान रखना, ये मशीन नहीं थी अभी तक। अभी तक ये मशीन नहीं थी, अभी भी डिवाइस थी अलग अलग से। जैसे ये अलग अलग हड्डियां सी रखी हुई हैं, इस तरीके से कोई डिवाइस थी, मशीन नहीं थी। गुना भाग करने वाली मशीन नहीं थी, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं पास्कलिन। तो गणितज्ञ, सॉरी फ्रांसीसी गणितज्ञ, गणितज्ञ मतलब मैथमेटिशियन। फ्रांस के मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल। ब्लाइज पास्कल हिंदी में लिखा हुआ है ये, ब्लेज पास्कल, इसको आप कर सकते हो ब्लेज पास्कल भाई। ब्लेज पास्कल नाम के व्यक्ति थे। 1642 ईस्वी में इन्होंने एक एडिंग मशीन बना दी। कौन सी मशीन बना दी? एडिंग मशीन बना दी, जोड़ घटा करने वाली मशीन बना दी। इस मशीन की खास बात थी, इसके अंदर गियर होते थे। क्या होते थे? गियर होते थे। इसका उपयोग जो किया जाता था वो तेजी से जोड़ने के लिए किया जाता था, नंबर को तेजी से जोड़ने के लिए किया जाता था। मशीन को पास्कलिन भी कहा गया, एडिंग मशीन भी कहा गया। और खास बात क्या थी? कैरी ट्रांसफर करने में सक्षम थी। किस चीज में सक्षम थी? कैरी ट्रांसफर करने में सक्षम थी। इंग्लिश वाले ध्यान देना, कैरी ट्रांसफर करने में सक्षम थी ये। और इसको कहा जाएगा, इंग्लिश में अगर कहूं तो कैरी ट्रांसफर। क्या कहेंगे? कैरी ट्रांसफर करने में सक्षम थी भाई। ठीक है ना? ये मशीन है जो पास्कलिन है। पास्कलिन मशीन ये वाली मशीन है। गियर होते थे इसमें कुछ इस प्रकार के गियर, जिससे मतलब आगे पीछे कर सकें, ऐसे हाथ से आगे पीछे, जैसे ट्रैक्टर में होते हैं, कार में होते हैं, गाड़ी में होते हैं, ऐसे। फिर उसके बाद आया लिप्टिंज का कैलकुलेटर। यहाँ हेडिंग नहीं बना रखा, ध्यान दें, हेडिंग बनाए, यहाँ हेडिंग बनाए, लिप्टिंज का कैलकुलेटर। यहाँ पे हेडिंग लिख लें, और ये पिक्चर है लिप्टिंज के कैलकुलेटर की, और उसके बारे में जानकारी यहाँ पर है। ठीक है ना? यहाँ थोड़ी कमी छोड़ रखी है, ये चीज नोट करें। ठीक है ना? सारी चीज होंगे भाई, क्वेश्चन इसके बाद, लेसन के बाद क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है? लिप्टिंज के कैलकुलेटर की बात कर ली, ये जर्मनी से थे, मैथमेटिशियन थे। गणितज्ञ का मतलब है यहाँ पे मैथमेटिशियन। इन्होंने गुना और भाग, यहाँ जोड़ और घटा हो सकता था, लेकिन यह गुना और भाग दोनों को जोड़ने के लिए पास्कल मशीन की कैपेसिटी को बढ़ा दिया। क्षमता मतलब कैपेसिटी। पास्कल मशीन की कैपेसिटी जो है जोड़ घटा से गुना भाग पर ले आए।
ये 1673 ईस्वी की बात है, 1673 ईस्वी की बात है। ठीक है भाई। इसमें गुणा जो शुरू हुई करनी, तो वो संख्याओं को जोड़कर गुणा करनी शुरू हुई, यानी कि संख्याओं को जोड़ा जाता था तब जाके मल्टीप्लिकेशन होती थी। ठीक है बात। इसके बाद आ जाते हैं पंच कार्ड भाई। कौन सा कार्ड? पंच कार्ड। पंच कार्ड का मैंने पहले आपको बता दिया कि सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो जोसेफ जैकवर्ड को जाता है। जोसेफ जैकवर्ड ने एक मशीन बनाई थी, इससे पहले नोट कर सकते हो आप यहाँ पे, ये चीजें यहाँ पे नोट कर लेना। जोसेफ जैकवर्ड ने एक मशीन थी, जोसेफ जैकवर्ड के पास लूम नाम की मशीन थी, उसके लिए इन्होंने पंच कार्ड बनाया था 1800 के दशक में, 1800 के ईस्वी में, 1800 के लगभग नियर अबाउट। ठीक है ना, जोसेफ जैकवर्ड ने। उसके बाद जो है पंच कार्ड आया, और इस पंच कार्ड को छिद्रित कार्ड यानी कि डोटेड कार्ड यानी कि होल कार्ड यानी कि पंच्ड कार्ड कहा जाता है। पंच कार्ड भी कहा जाता है, पंच्ड कार्ड भी कहा जाता है। ये स्टिफ पेपर का टुकड़ा होता है, स्टिफ कठोर, स्टिफ मैंने कठोर मतलब STIFF, स्टिफ पेपर होता है, सख्त पेपर होता था ये। इसका टुकड़ा होता था इस तरीके से, और इस पे होल होते थे, ये छोटे छोटे होल होते थे। इन होल से डेटा के होने और ना होने का पता चलता था, यानी कि होल से छिद्रों की उपस्थिति से, यानी कि होल्स जो है उसकी उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस और अब्सेंस, अनुपस्थिति मतलब अब्सेंस, प्रेजेंस और अब्सेंस द्वारा डिजिटल डेटा को रीड किया जाता था। 1800 के दशक की बात है ये। उसके अंत में हरमन होलीरीथ ने एक माध्यम पर, एक मीडियम पर डेटा की रिकॉर्डिंग का आविष्कार किया, जो मशीन उन्होंने बनाई थी, जिसे तब मशीन द्वारा पढ़ा जा सकता था, यानी कि कोई मशीन थी उसके द्वारा इस पंच कार्ड को जो है पढ़ा जा सकता था। ठीक है ना, मशीन का भी आविष्कार किया उन्होंने, और पंच कार्ड उस मशीन के लिए बनाया। जो जोसेफ जैकवर्ड ने लूम के लिए बनाया था वो एक अलग मशीन थी, जो आपकी कॉटन वेविंग मशीन थी, वो कंप्यूटर वाला नहीं था वो, लेकिन था पंच कार्ड जो मशीन को कंट्रोल करने के लिए था। लेकिन ये कंप्यूटर वाला पंच कार्ड था जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए था। क्लियर है बात भाई यहाँ तक? उसके बाद डिफरेंस इंजन आ गया अपना। डिफरेंस इंजन आया, ये किसने बनाया? डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया, जो पढ़ के आए हैं। इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन नामक एक मशीन बनाई भाई, जिसमें अलग अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशन होनी शुरू हुई। मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन, अंतर समीकरण का मतलब है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकती थी ये मशीन। कौन सी? उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को, अंतर समीकरण। हिंदी वाले नोट करें भाई, सॉरी इंग्लिश वाले। उसके बाद है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन आई, ये किसने बनाया? ये भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया। एनालिटिकल इंजन नाम था। बाद में से आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना गया, मॉडर्न कंप्यूटर का बेस माना गया इसे। किसको? एनालिटिकल इंजन को मॉडर्न कंप्यूटर का बेस माना गया। 4 अंक गणितीय कार्यों यानी कि चारों मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ साथ मेन बात थी इसके अंदर तुलना भी कर सकती थी, यानी कि कंपैरिजन कर सकती थी। क्या कर सकती थी? कंपैरिजन भी कर सकती थी ये मशीन। राम राम भाई, बात क्लियर है यहाँ तक? ये मशीन खास बात थी इस मशीन के अंदर, इसीलिए इसको आधुनिक कंप्यूटर का बेस मानना था, क्योंकि ये तुलना कर सकती थी ये मशीन। इससे पहले वाली मशीन जो थी वो कैलकुलेटर थी, सिर्फ तुलना नहीं कर सकती थी। इस मशीन में खास बात आई कि ये मशीन जो है तुलना भी कर सकती थी। फिर उसके बाद एक कंप्यूटर आया मार्क 1 के नाम से कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर? मार्क 1। कौन सा कंप्यूटर आया भाई? मार्क 1 आया। ये कब आया? 1944 में। बनाया किसने? होवर्ड एकेन एक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया। IBM कंपनी के साथ मिलकर बनाया। मार्क 1 नाम रखा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं था, ना इलेक्ट्रॉनिक था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ये इस प्रकार का ये मार्क 1 है। ये मार्क 1 है भाई। इसमें क्या खास बात थी? 5 सेकंड में 2 10 अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई कर सकता था। 5 सेकंड में 2 10 अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई कर सकता था। पूर्व कर्मादेशित निर्देशों के बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से निष्पादित कर सकता था। इसका मतलब है प्री फॉर्मेटेड। पूर्व कर्मादेशित का मतलब है, इंग्लिश वाले ध्यान दें, प्री फॉर्मेटेड यानी कि पहले से बनाए गए निर्देश, प्री फॉर्मेटेड इंस्ट्रक्शन
और विदाउट ह्यूमन इंटरफेस, विदाउट ह्यूमन इंटरफेस, बिना ह्यूमन इंटरफेस के, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑटोमेटिक स्वचालित होता है, ऑटोमेटिक निष्पादित होता है, एग्जीक्यूट, ये कामों को एग्जीक्यूट कर सकता था, कामों को क्या कर सकता था, एग्जीक्यूट कर सकता था। इसके बाद आया एबीसी, एबीसी कंप्यूटर, द अटन्स ऑफ बैरी कंप्यूटर, द अटन्स ऑफ बैरी कंप्यूटर 1939 से 49 की बात है, सॉरी 42 की बात है। एबीसी ने 45 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था भाई। कितनी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था? 45 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया भाई। कितनी वैक्यूम ट्यूब लगाई इन्होंने? 45। क्लियर है बात भाई यहाँ तक? 45 वैक्यूम ट्यूब का, हाँ 45 है। इस्तेमाल करके मशीन की सहायता से कुछ गणितीय समीकरण यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व किया, मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व किया, मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व किया भाई। इसके बाद आ जाओ जनरेशन पे, फर्स्ट जनरेशन पे आ जाओ, पहली जनरेशन कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेकर 54 कहा जाता है ऐसा। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, ये वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो किया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। अंडरलाइन कर लेना अच्छी अच्छी बातें, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। मशीन भाषा का इसके अंदर प्रयोग होता था। कैसी भाषा का? मशीन भाषा का इसके अंदर प्रयोग होता था। मशीन भाषा पोर्टेबल नहीं थी। पोर्टेबल का मतलब है एक मशीन में से दूसरी मशीन में प्रोग्राम नहीं चल सकता था, यानी कि इस कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाया और इसमें चलाएं ऐसा नहीं पॉसिबल था, पोर्टेबल नहीं थी भाषा, ठीक है ना। हर मशीन का अपना अलग अलग प्रोग्राम होता था। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर एनालॉग प्रकार के कंप्यूटर होते थे। कैसे होते थे? टाइप कैसा था? एनालॉग टाइप का कंप्यूटर था। एनालॉग क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। साइज बहुत बड़े होते थे, सेना के लिए और वैज्ञानिक कामों के लिए, भाई आर्मी के लिए, आर्मी के लिए और साइंटिफिक काम के लिए, साइंटिफिक वर्क के लिए प्रयोग किए जाते थे ये वाले कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन के थे। साइज बहुत बड़ा होता था कंप्यूटर, ज्यादा संभाल की आवश्यकता होती थी, बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता होती थी भाई। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जांपल है ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल है। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर भाई, फुल फॉर्म है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। बहुत बार पूछा जाता है भाई। अब की बार कांस्टेबल में क्या आया हुआ था इसके बारे में क्वेश्चन? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में इसका क्या क्वेश्चन आया हुआ था, बताओगे जरा? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। JP एकर्ट ने बनाया था, जॉन मैकॉले के साथ मिलकर बनाया था। मोचली लिखा हुआ भैया, मैकॉले है वैसे तो ये, MACUALLY, मैकॉले नाम है, जॉन मैकॉले के साथ मिलकर बनाया था। हाँ, किसने बनाया था ये क्वेश्चन पूछा हुआ। JP एकर्ट और जॉन मैकॉले ने बनाया था। बैलिस्टिक संबंधी प्रॉब्लम को हल करने के लिए बनाया था। बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह होती है ना जो, उनसे संबंधित प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाया गया था। इसने, ये देखो कितनी बड़ी गलती की हुई है, देखो इसने अंतरिक्ष में 20 गुना 40 वर्ग फुट कमरा लिया ना भाई, ऐसा कुछ नहीं था। अंतरिक्ष का मतलब है यहाँ पे स्पेस, स्पेस का मतलब है जगह, यानी कि 20 गुना 40 वर्ग फुट जगह का कमरा लिया था इसने रखने के लिए, यानी कि यहां रखा गया था, ठीक है ना। और 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इसकी जो स्पीड मापी गई थी वो माइक्रो सेकेंड में मापी जाती थी। यहाँ ठीक कर लेना भाई, ये अंतरिक्ष नहीं है, स्पेस है। कभी सोचो अंतरिक्ष में भी काम करता था ये, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। स्पेस लेता था 20 गुना 40 वर्ग फुट का। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाओ। ENIAC को कहा जाता है पहला डिजिटल कंप्यूटर, पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तीन चीजें कहा जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर, पहला 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद आ जाता है ईडीवीएसी। क्या आ जाता है? ईडीवीएसी। ईडीवीएसी की फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं दी, शायद ये दी थी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भाई। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक, सॉरी ये तो दूसरा भाई। ईडीवीएसी की फुल फॉर्म नहीं दी, आई थिंक लिख लो भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भाई, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना भाई। इसमें क्या हुआ, इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी में स्टोर होने शुरू हो गए भाई, मेमोरी में स्टोर होने शुरू हो गए। और ये जो स्टोर का कंसेप्ट था ये 0101 के रूप में स्टोर होने शुरू हुए थे। तो ये 0101 क्या कहा जाता है? इसको बाइनरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी। तो इसका कंसेप्ट किसने दिया? जॉन वॉन न्यूमन ने दिया स्टोर होने का कंसेप्ट। 0101 को मेमोरी में स्टोर होने का जो कंसेप्ट दिया वो किसने दिया? जॉन वॉन न्यूमन ने दिया। क्लियर है बात यहाँ तक? अब जॉन वॉन न्यूमन ने एक चीज और दी थी, वो क्या दी थी? कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था भाई। आर्किटेक्चर किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था। इसके बाद आया ईडीएसएसी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसमें पहला प्रोग्राम 6 मई 1949 को रन किया गया था। पहला प्रोग्राम चलाया था। इसके बारे में कोई खास बात है नहीं पढ़ने लायक, ठीक है ना इसके बारे में कभी ऐसी चीज पूछे जाती हैं, लेकिन मैंने देखा एक दो बार यूट्यूब पे जो है इसको स्टोरेज वाला कंप्यूटर बताया जाता है, जबकि स्टोरेज शुरू हुई थी इससे पहले वाले कंप्यूटर ईडीवीएसी में। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। राम राम भाई अक्षय। हाँ इसके बाद आ गया यूएनआईवीएसी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भाई। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना, लिख लेना ये अच्छे तरीके से। स्पेलिंग ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ भाई, इसके लिए माफी चाहूंगा, मेरी लिखाई थोड़ी सी ऐसे ही है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भाई। इसके बाद आ जाता है यह पहला व्यवसायिक उद्देश्य वाला डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। हाँ बेटा ठीक है बेटा, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर फॉर बिजनेस पर्पज भाई, फॉर बिजनेस पर्पज, बिजनेस पर्पज के उद्देश्य से पहला डिजिटल कंप्यूटर भाई। बीच में आ जाते हैं भाई बच्चे, आ जाते हैं कई बार। सेकंड जनरेशन भाई, कौन सी जनरेशन? सेकंड जनरेशन आ जाती है 1954 टू 60, 1955 टू 64। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था इसमें, ये ट्रांजिस्टर है भाई, ये ट्रांजिस्टर है। हाँ जी, सेकंड जनरेशन में फुल फॉर्म बताने की दोबारा, यूनिवैक की, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भाई मोहित, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, हाँ पूछ लिया करो। अब जो आपने जो फीस पे किया वो बुक से संबंधित सारे डाउट क्लियर करने के लिए, बुक को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए की है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा आपसे कि आप एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते सारी चीजें मेरे से जो भी आपको डाउट आएगा वो पूछोगे, ठीक है ना। इसमें ट्रांजिस्टर एक नई चीज आई सेकंड जनरेशन के अंदर, न्यू डेवलपमेंट क्या हुई, ट्रांजिस्टर आया। मैग्नेटिक कोर मेमोरी, चुंबकीय का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक, मैग्नेटिक कोर मेमोरी भाई, चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। भंडारण का मतलब है स्टोरेज, ठीक है ना। पावरफुल कंप्यूटर बन गया, रिलायबल बन गया, विश्वसनीय का मतलब होता है रिलायबल भाई, विश्वसनीय का मतलब होता है रिलायबल। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इसी जनरेशन के अंदर आया भाई, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इसी जनरेशन में आया था।
इस पीडी में निर्वात नली क्या है, वैक्यूम ट्यूब। निर्वात नली क्या है, वैक्यूम ट्यूब को बदलकर ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर लिया भाई। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर आ गया। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, जॉन बार्डिन ने। किसने किया, जॉन बार्डिन। और डिजिटल नहीं आएगा भाई, यहाँ पे विलियम आएगा। डिजिटल की जगह विलियम कर लो, यह गलत लिखा हुआ है, विलियम आएगा, विलियम शॉकले। विलियम शॉकले, डिजिटल नहीं आएगा, डिजिटल तो वैसे लिखा गया। इस पीडीए कंप्यूटर में असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। कौन सी भाषा आ गई, असेंबली। उसमें कौन सी थी, मशीन। इसमें कौन सी आ गई, असेंबली। और असेंबली कैसा भाषा थी, पोर्टेबल नहीं थी। असेंबली भी पोर्टेबल नहीं थी। इसका मतलब है एक मशीन में कोई प्रोग्राम बना, वही प्रोग्राम दूसरे मशीन में नहीं चल सकता था, ठीक है ना। और पहली पीढ़ी की अपेक्षा इसका साइज छोटा हो गया भाई, थोड़ा छोटा साइज हो गया। एनालॉग प्रकार का था, अभी भी एनालॉग टाइप के थे। जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऊपर वाला ही पैराग्राफ है ये, यूं का यूं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इसी जनरेशन में आया। अब आपसे पूछा जाए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया, तो फर्स्ट जनरेशन में। और यहाँ पे मेमोरी के रूप में पूछा जाए आपको, फर्स्ट जनरेशन में अगर पूछा जाए, सेकंड जनरेशन में आता, सॉरी, फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के तौर पे पूछा जाए तो पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड में तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी आ गई, फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड की सहायता से होता था। सेकंड जनरेशन के एग्जांपल है हनीवेल 400 है, IBM 7030 है, CDC 1604 है। नेक्स्ट आ थर्ड जनरेशन 1965 टू 74 में। इसमें ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया, आईसी आ गई इसके अंदर। ये आईसी है भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने बनाया, जैक क्लेयर किल्बी ने। सिल्बी लिखा हुआ है यहाँ पे, सिल्बी, ध्यान देना, यहाँ पे किल्बी कर लो, किल्बी कर लो, किल्बी, CILB कर लो या KILB, कोई फर्क नहीं पड़ता, किल्बी पता होना चाहिए बस आपको, ठीक है ना। किल्बी ने किया, सिल्बी लिखा हुआ है यहाँ पे। आईसी को दो भागों में बांटा गया, SSIC और MSIC, स्मॉल स्केल आईसी और मीडियम स्केल आईसी। भाई अभी क्वेश्चन हाल ही में ये पूछा था कि स्मॉल स्केल आईसी कितनी यूज होते थे ट्रांजिस्टर में। स्मॉल स्केल आईसी में 10 ट्रांजिस्टर यूज होते थे। मीडियम स्केल आईसी में कितने यूज होते थे, 100 ट्रांजिस्टर यूज होते थे। भाई ये नोट कर लो, अलग से एक्स्ट्रा चीज है ये, 100 ट्रांजिस्टर यूज होते थे। और एसएसआई में कितने होते थे, 10। कितने होते थे, 10 होते थे। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज थी, उच्च स्तरीय भाषा का मतलब है भाई इंग्लिश में HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। कैसी थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे C, बेसिक, पास्कल एटसेट्रा। इस जनरेशन में कंप्यूटर जो हो गए डिजिटल टाइप के। कैसे हो गए, डिजिटल टाइप के कंप्यूटर हो गए। भाषा पोर्टेबल थी भाई। ये लैंग्वेज कैसी थी, जो C लैंग्वेज आई, हाई लेवल लैंग्वेज आई, ये कैसी लैंग्वेज थी, पोर्टेबल। यानी कि अब जो है एक मशीन में बनाया गया प्रोग्राम दूसरी मशीन में आसानी से चल सकता था। क्लियर है बात, यानी कि एक मशीन के प्रोग्राम को दूसरी मशीन में चलाया जा सकता था भाई। नेक्स्ट देखो, इस कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग स्टार्ट होगी। रिपीट करना सर एक बार, 100 ट्रांजिस्टर किसमें है, 100 ट्रांजिस्टर MSI में। मीडियम स्केल आईसी जो थी उसमें 100, और जो स्मॉल स्केल थी उसमें SSI जो थी उसमें 10। ठीक है, मल्टीटास्किंग फीचर हो गए, मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, मल्टीटास्किंग क्या होती है, ये भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थर्ड जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसके एग्जांपल जो हैं IBM 360, CDC 6600 एग्जांपल है भाई इसके। फोर्थ जनरेशन भाई, पांचवी चौथी जनरेशन आ गई 1975 टू 89, 1989 तक। आईसी को बदल दिया, VLSI का प्रयोग होने लगा। VLSI में कितने ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, 3 लाख। कितने ट्रांजिस्टर भाई, 3 लाख। जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर होंगे प्रोसेसर की पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ये भी ध्यान रखना। जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर होंगे प्रोसेसर की पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इसमें कौन सी लैंग्वेज आ गई, क्यूरी बेस्ड लैंग्वेज आ गई, क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज आ गई, जैसे SQL आ गई, ठीक है ना। C++ भी यहाँ पे आ गई थी भाई, जावा भी यहाँ पे आ गई थी। इस पीढ़ी की भाषा भी पोर्टेबल भाषा थी, पोर्टेबल लैंग्वेज थी भाई।
इस जनरेशन की लैंग्वेज भी कैसी थी, पोर्टेबल लैंग्वेज थी, यानी कि एक मशीन में प्रोग्राम बना के उसी को दूसरे मशीन में चलाया जा सकता था। माइक्रो प्रोसेसर, मेन बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पूछा जाता है माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट जनरेशन कौन सी है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास फोर्थ जनरेशन के अंदर हुआ था, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन है। क्लियर बात। कंप्यूटर का आकार इतना छोटा हो गया क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आ गया, और माइक्रो से माइक्रो सिम बनी, माइक्रो चिप बनी, माइक्रो चिप बनी, तो आकार छोटा हो गया। ठीक है ना। इसमें और खास बात क्या थी, कंप्यूटर में नेटवर्क जुड़ गया, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा संचार का मतलब है इंग्लिश में डेटा कम्युनिकेशन, यहां से लोकप्रिय हो गया, फेमस हो गया कम्युनिकेशन में, डेटा कम्युनिकेशन यहां से शुरू हो गई, इसलिए फोर्थ जनरेशन जो है फेमस जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन के एग्जांपल एप्पल 2, क्रे 1 इसका एग्जांपल है। फिफ्थ जनरेशन में, पांचवी जनरेशन कौन सी है, इस पीढ़ी यानी कि इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर में VLSI को बदलकर ULSI का प्रयोग कर लिया गया। VLSI की फुल फॉर्म बताई थी क्या, नहीं बताई शायद, वेरी लार्ज स्केल आईसी, वेरी लार्ज स्केल आईसी, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ULSI की फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी, अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी। ठीक है ना, आईसी की पावर को बढ़ा दिया, अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी बना दी। इस कंप्यूटर, इस जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी आ गई, मरकरी, मरकरी लैंग्वेज आ गई, कोमा, मरकरी के बाद कोमा लगा लो भाई, ओपीएस के बाद 5 लगा लो, ओपीएस 5। ये प्रोलोग नहीं है, प्रोलोग है, जी आएगा, प्रोलोग कर लो इसको। ठीक है ना, यहां पे ए कर लो, ए आई, यहां पे ए आई लिख लो। ए आई का फीचर इस जनरेशन में आ गया था, और ए आई को पिता किसे माना जाता है, जॉन मैकार्थी, CAR आएगा, यहाँ S लिख रखा है, CARTHY आएगा, जॉन मैकार्थी। ये चीजें ठीक कर लो। यहां भी आई लिखा हुआ अकेला, इसका कोई महत्व नहीं है, AI आएगा, जिसकी फुल फॉर्म यहां बता रखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिपीट लास्ट लाइन, मैंने कहा मरकरी तो ठीक है, लैंग्वेज है, ओपीएस लिखा हुआ है, ओपीएस में 5 जोड़ लो, प्रोलोग लिखा हुआ है, H को G कर लो, यहां अकेला आई लिखा हुआ है, यहां AI कर लो। जॉन मैकार्थी लिखा हुआ है, मैकार्थी की जगह S की जगह R लगा लो, मैकार्थी कर लो। कृत्रिम बुद्धिता का मतलब है, बुद्धिमत्ता का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर जो है कैसे आगे, डिजिटल टाइप के कंप्यूटर आगे, हाइब्रिड टाइप के कंप्यूटर आगे। इसकी सभी भाषाएं, जितनी भी कंप्यूटर में लैंग्वेज थी, अभी सारी की सारी पोर्टेबल शुरू होगी। भाषा जैसे मरकरी है, ये भी पोर्टेबल थी, ओपीएस 5 है, ओपीएस 5 कर लेना इसको, ओपीएस 5। प्रोलोग है, फीचर आगे किसके, AI के, यहाँ पे AI आएगा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टाइप थे डिजिटल और हाइब्रिड भाई। क्लियर है बात। नेक्स्ट आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया, कह रहा है कि दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया कंप्यूटर को, कई प्रकार में। डेटा प्रतिनिधित्व, इसका मतलब है डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो डेटा रिप्रेजेंटेशन, और इसका मतलब है इंग्लिश में स्पीड और साइज, स्पीड और साइज के हिसाब से, डेटा रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से और स्पीड और साइज के हिसाब से कंप्यूटर जो है कई प्रकार का होता है। पहला, डेटा रिप्रेजेंटेशन के आधार पे कंप्यूटर जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, 3 टाइप में होता है, एनालॉग टाइप का, डिजिटल टाइप का और हाइब्रिड टाइप का। अब एनालॉग टाइप का कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है, एनालॉग, ये एनालॉग टाइप का कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर जो है भौतिक घटना, भौतिक घटना का इंग्लिश में मतलब होता है फिजिकल फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना। यांत्रिक गति का मतलब होता है
मैकेनिकल स्पीड या मैकेनिकल मूवमेंट, मैकेनिकल मूवमेंट विद्युत मात्रा होता है इलेक्ट्रिकल पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लगातार परिवर्तन होता है कंटिन्यूसली चेंज। हाँ भाई बिल्कुल मोहित, कंटिन्यूसली चेंज पर काम करता है, ठीक है ना। जैसे करंट, वोल्टेज, इनमें लगातार परिवर्तन में काम करता है। कौन सा कंप्यूटर? एनालॉग। थर्मामीटर एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, क्योंकि पारे में मरकरी में लगातार कंटिन्यूसली परिवर्तन होता रहता है। सटीकता कम होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सटीकता मतलब एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कम होती है इस कंप्यूटर की। सही रिजल्ट नहीं आएगा इससे, सही तरीके से नहीं बता पाएगा, क्योंकि बुखार जो है 80.5 90.5 बता देगा, 90 बता देगा, 90.5 के बीच की वैल्यू नहीं बता पाएगा, एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है इसको डिस्क्रीट फॉर्म में, डिस्क्रीट का मतलब होता है 0 1 के फॉर्म में, सूचना को यानी कि इंफॉर्मेशन को संसाधित मतलब प्रोसेस करने में सक्षम, मतलब इलिजिबल है, सक्षम मतलब लायबल है, इलिजिबल है, ठीक है ना, कैपेसिटी है इसकी ऐसा काम करने में। बाइनरी डिजिट पर काम करता है। बाइनरी डिजिट में दो चीज आती हैं, 0 और 1। द्विआधारी का मतलब है बाइनरी, द्विआधारी मूल्य लिखा हुआ ना, इसका मतलब है बाइनरी। बाइनरी के मीडियम से अंकों को दर्शाया जाता है। इसका जो उपयोग है, इसका जो यूज है वो औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्री में, बिजनेस में, साइंटिफिक एप्लीकेशन, अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन में। अनुप्रयोग का क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन। साइंटिफिक एप्लीकेशन वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। जहां बड़ी मात्रा में डेटा की जरूरत हो वहां ये काफी उपयोगी है, काफी यूजफुल है। बड़ी मात्रा में डेटा की जरूरत है, ये इसके एग्जांपल है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? इसमें एनालॉग और डिजिटल तकनीक दोनों शामिल है। एनालॉग कंप्यूटर की तो स्पीड ले ली गई, एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड होती है वो अच्छी, एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड होती है लेकिन एक्यूरेसी नहीं होती। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होती है? स्पीड होती है, एक्यूरेसी नहीं होती। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में एक्यूरेसी होती है, स्पीड नहीं होती। एक्यूरेसी तो होती है लेकिन स्पीड नहीं होती। तो स्पीड तो ले ली गई एनालॉग कंप्यूटर की और एक्यूरेसी ले ली गई डिजिटल कंप्यूटर की। एक्यूरेसी किसकी ले ली गई? डिजिटल कंप्यूटर की। दोनों का मिक्स बना दिया, ठीक है ना। डिजिटल इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करने के लिए एनालॉग टाइप के सिग्नल को परिवर्तित करता है, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर को स्पेशली हवाई यातायात, एयर ट्रैफिक, हवाई यातायात का इंग्लिश में क्या मतलब है? एयर ट्रैफिक। राष्ट्रीय रक्षा के रडार मतलब है नेशनल डिफेंस रडार, नेशनल डिफेंस के रडार को कंट्रोल करने यानी कि नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्लियर है बात भाई? यहां तक गति और आकार के आधार पर, स्पीड और साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम कंप्यूटर, 4 प्रकार का होता है। माइक्रो कौन सा होता है? माइक्रो सबसे छोटा भाई, माइक्रो सबसे छोटा। ऊपर से नीचे आते समय सबकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। साइज क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि सबसे बड़ा साइज किसका बताना? अब सबसे बड़ा साइज और सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है बताना? सबसे बड़ा साइज कौन से कंप्यूटर का है और सबसे स्पीड ज्यादा किसकी है? सुपर की है, बिल्कुल सही बात है, सुपर की है ना। और सबसे छोटा साइज माइक्रो का, और सबसे कम स्पीड माइक्रो की, ठीक है ना। बिल्कुल। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है भाई। आईसी यानी कि आईसी, एकीकृत सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और एलएसआईसी जब आई थी, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जब आई थी, तब माइक्रो कंप्यूटर आया था। तब क्या आया था? माइक्रो कंप्यूटर आया था। रिपीट करना जी, क्या रिपीट करना भाई?
स्पीड जैसे ऊपर से नीचे होगा स्पीड बढ़ेगी सभी की, और जैसे ऊपर से नीचे होगा साइज भी सभी का बढ़ेगा। यानी कि सबसे छोटा साइज माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, उससे बड़ा मेन फ्रेम, उससे बड़ा सुपर। यानी कि सबसे कम स्पीड माइक्रो, उससे ज्यादा स्पीड मिनी, उससे ज्यादा मेन फ्रेम, उससे ज्यादा सुपर कंप्यूटर। छोटा एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर है। एकल उपयोगकर्ता का मतलब है सिंगल यूजर कंप्यूटर है ये। कैसा कंप्यूटर है? सिंगल यूजर कंप्यूटर है ये। कौन से वाला? माइक्रो कंप्यूटर। इसका जो सीपीयू होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो मतलब छोटा होता है, माइक्रो प्रोसेसर। पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी इसे जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पर्सनल कंप्यूटर के रूप में इनमें से कौन सा कंप्यूटर जाना जाता है। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, हाँ भाई बिल्कुल, LSIC, बिल्कुल लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भाई। छोटी मात्रा पर काम करता है, स्मॉल साइज का डेटा हो जहां पर वहां पे ये काम करता है। वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी होता है। बहुमुखी मतलब वर्सेटाइल मतलब अलग अलग काम में, यानी कि छोटा सा कंप्यूटर है, मोबाइल में भी आ जाता है, डेस्कटॉप पे भी काम कर लेता है, क्लास भी ले लेते हैं इससे, और काम भी आ जाता है। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, बहुत प्रकार की एप्लीकेशन को संभाल सकता है। पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर वर्क स्टेशन को कहा जाता है। वर्क स्टेशन, इसे वर्क स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्क स्टेशन क्या है? पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर। वर्क स्टेशन क्या है? पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर। पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो वर्क स्टेशन है। क्या है? वर्क स्टेशन। पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? इसमें मेमोरी पावर हाई होती है। क्या होती है? मेमोरी पावर हाई होती है। इसकी जो स्पीड होती है वो भी थोड़ी सी हाई होती है, इसलिए इसको वर्क स्टेशन बोला जाता है स्पेशली। और वर्क स्टेशन को यूज करते हैं साइंटिस्ट अपने घर पे पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे। साइंटिस्ट और इंजीनियर इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल। कितनी देर हो रही है क्लास? क्लास तो भाई पहला लेसन तो कर ही लेते हैं आज। थक गए क्या? पहला लेसन तो कर ही लें आज। कितना पहला लेसन देखो, बस 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 खत्म होने वाला है, एक पेज बचा है। पहला लेसन तो कर ही लेते हैं। हाँ पहला लेसन तो कंप्लीट कर लेना, फिर जल्दी हो जाएगा काम अपना। कोई ना, अगर आप थक गए हो, आपको काम हो तो बाद में भी देख सकते हो। ये लिंक जो है यूं का यूं रहेगा, बाद में भी देख सकते हो। हाँ एक चैप्टर तो कम से कम करवा ही दें। तो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल में डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हाथ से पकड़े जाने वाले कोई भी पाम टॉप है, पीडीए है। पाम टॉप इस तरीके से लिख सकते हो इंग्लिश में। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसकी फुल फॉर्म है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसकी फुल फॉर्म है। पीडीए एक सेलुलर फॉर्म के रूप में भी कार्य कर सकता है। फोन के रूप में भी पीडीए काम कर सकता है वैसे में डाल के। पीडीए को एप्पल ने बनाया था भाई। किसने बनाया था? एप्पल ने बनाया था। और इसमें आ गया नोट कि पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था 1970 के लगभग, ऐसा कहा जाता है 1974 के लगभग बना था, लेकिन इसमें कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। कोई 1970 कहता है, कोई 74 कहता है। 4004 इंटेल 4004 नाम था उसका। इंटेल के द्वारा विकसित किया गया था। इंटेल के द्वारा। कौन सी कंपनी के द्वारा? इंटेल के द्वारा। इसके बाद है मिनी कंप्यूटर। जी बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ साई का पेपर है भाई। इसके बाद है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एक ही मशीन पर एक साथ काम करने वाले कई उपयोगकर्ताओं का, कई उपयोगकर्ता मतलब भाई मैनी यूजर, मैनी यूजर को सपोर्ट करता है। बहुत सारे यूजर। उसमें कितने थे? उसमें तो एक ही यूजर था, एक व्यक्ति बैठ सकता था। लेकिन इस कंप्यूटर में बहुत सारे व्यक्ति बैठ सकते हैं। कैसे? एक सीपीयू से हम 2-3 एलसीडी जोड़ दें और इस एलसीडी पे अलग व्यक्ति बैठ जाए, इस पे अलग, इस पे अलग, तो एक कंप्यूटर से बहुत सारे जो हैं यूजर काम कर सकते हैं। समर्थन करते हैं का मतलब होता है यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ मैनी यूजर इन वन कंप्यूटर में। मुख्य रूप से एक संगठन यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम आते हैं ज्यादातर, तो आपस में जुड़े होते हैं, छोटे व्यवसाय में काम आते हैं। सैकड़ों उपयोग करता है, यानी कि कितनी कैपेसिटी है मैनी में? सैकड़ों, यानी कि 100 के लगभग जो है इस पे यूजर बैठ सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, ये एक सीपीयू है, सीपीयू से स्टोरेज डिवाइस जुड़ी हुई है, टेप ड्राइव जुड़ी हुई है, और यहाँ पे बहुत सारे उपयोगकर्ता बैठे हुए हैं, यानी कि यूजर बैठे हुए हैं। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये पावरफुल मल्टी यूजर, बहुउद्देशीय का मतलब होता है इंग्लिश में मल्टी यूजर भाई। कैसा? मल्टी यूजर कंप्यूटर है। 1000
उपयोग करता था। 1000 यूजर भाई, 1000 यूजर को सपोर्ट करता है। बड़े और बहुत शक्तिशाली पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, उच्च मेमोरी पावर होती है भाई, हाई मेमोरी पावर होती है। बड़े संगठन ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है, जैसे बैंक में, इंडस्ट्री में, जहां बड़े डेटाबेस की जरूरत होती है वहां पे काम आता है। कौन से वाला? मेन फ्रेम कंप्यूटर। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था मोटर व्हीकल के हेड ऑफिस में कौन सा कंप्यूटर काम आता है। मोटर व्हीकल के सारे चीजों को हैंडल करने के लिए कौन सा कंप्यूटर काम आता है? मेन फ्रेम। कौन सा कंप्यूटर काम आता है? मेन फ्रेम काम आता है, ठीक है ना। इसके बाद आया था सुपर कंप्यूटर। सुपर सबसे ऊपर भाई, ये तेज होते हैं, महंगे होते हैं, सबसे ज्यादा स्पीड होती है, सबसे कॉस्टली होते हैं, प्रति सेकंड अरबों निर्देश, इंग्लिश वाले ध्यान दें भाई, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, BIPS, GIPS भी कह सकते हो। निष्पादित का मतलब है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये मल्टी प्रोसेसर भी हो सकते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे प्रोसेसर यूज किया जा सकते हैं, अकेला एक प्रोसेसर नहीं, बहुत सारे प्रोसेसर। और जब बहुत सारे प्रोसेसर यूज किए जाएंगे तो इसको मल्टी प्रोसेसिंग भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? मल्टी प्रोसेसिंग बोला जा सकता है। पापा बेटा मैं काम कर रहा हूँ, एक बार फिर क्लास ले लूंगा उसके बाद। पापा बड़ा कांका खड़का को नहीं आता, खेलना है, खेल लेंगे, आवाज नहीं करनी, खेल लेंगे, ठीक है। देखो भाई, इसका प्रयोग, ये नरयोग लिखा हुआ है, नरयोग नहीं है, प्रयोग है भाई। ये सुन ली भाई, ये तो कह रहा खेल लूं क्या जी, मैं कह रहा है पापा खेल लूं क्या मैं, मतलब खड़का तो नहीं हो, मैं क्लास लगा रहे हो बा खेल ले, कोई बात नहीं। नरयोग नहीं, प्रयोग है भाई। मौसम पूर्वानुमान का मतलब है वेदर फोरकास्टिंग में भाई। हथियार अनुसंधान विकास में मतलब वेपन डेवलपमेंट, वेपन डेवलपमेंट में, रॉकेटिंग में भाई, एटॉमिक एनर्जी में भाई। इसकी गति को फ्लोप्स में, GIPS में, जी फ्लोप्स में, पेटा फ्लोप्स में मापा जाता है। ज्यादातर पेटा फ्लोप्स में, आजकल पेटा फ्लोप्स में मापा जाता है। पेटा फ्लोप क्या होता है? 10 की शक्ति माइनस 10 की शक्ति 15, माइनस नहीं 15, 10 की शक्ति 15। हाँ भाई, खेलने के दिन है भाई इनके। सुपर कंप्यूटर की विशेष जानकारी और क्या भाई? सीमूर क्रे कंप्यूटर का पिता है। सुपर कंप्यूटर का पिता जो है सीमूर क्रे है। सीमूर क्रे ने पहले CDC 6600 बनाया था, 1964 में पूरा हो गया था। इसके बाद वेक्टर प्रोसेसर डिजाइन पे काम करने वाला कंप्यूटर क्रे 1 इन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। दोनों ही पहले सुपर कंप्यूटर हैं, CDC 6600 भी, क्रे 1 भी। ऑप्शन में दोनों हो तो CDC 6600 पहला सुपर कंप्यूटर है, अगर ऑप्शन में एक हो तो CDC 6600 है, दूसरा हो तो क्रे 1 है। सर कीबोर्ड से टाइप, कीबोर्ड के टाइप के बारे में, कीबोर्ड के टाइप के बारे में क्या बताना है? कीबोर्ड का तो एक ही टाइप होता है, वो तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं बस। इसके बाद यह प्रणाली मेमोरी की व्यवस्था करके गणित के संचालन में सुधार करती है। इसकी जो प्रणाली थी, इसका जो सिस्टम था, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सुधार करती थी, जो CDC 6600 के बजाय क्रे 1 जो आया था उसमें। डेटाबेस के एक बड़े सेट को एकल ऑपरेशन को जल्दी करने के लिए रजिस्टर करती है। एकल, सिंगल ऑपरेशन को एक साथ ऑपरेशन जो करना है सिंगल में, ये CDC 6600 के बाद जो आया उसकी बात कर रहा है, क्रे 1 की। दुनिया के सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो फुगाकू है, जापान का। और शिखर सम्मेलन नहीं है भाई, ये हटा दो, शिखर सम्मेलन नहीं है, इसका नाम है समिट। नाम इसका समिट है, हिंदी में भी शिखर सम्मेलन नहीं मिलेगा, समिट मिलेगा। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो CDC 6600 लगाना भाई। समिट अमेरिका का है, दूसरे नंबर का सबसे फास्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट आ जाओ। भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में अगर पढ़ें तो परम शिवाय भारत का सुपर कंप्यूटर जो पहला सुपर कंप्यूटर था, IIT BHU में रखा गया था। इसके बाद IIT खड़गपुर, IISR पुणे के द्वारा परम शक्ति बनाया गया और परम ब्रह्म बनाया गया। परम शक्ति और परम ब्रह्म भाई। यूजर गलत हो सकता है,
कंप्यूटर नहीं, ट्रांसलेट एकदम सही करेगा। हाँ बिल्कुल भाई, ट्रांसलेट एकदम सही करेगा। सीडीसी, इसकी फुल फॉर्म लिख लो भाई। इसकी फुल फॉर्म हिंदी में लिखी हुई है, इंग्लिश में आएगी इसकी फुल फॉर्म, वो लिख लो। सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। सुपर कंप्यूटर की परम श्रृंखला को डिजाइन करने वाला कौन है? सीडीसी। उसने परम 8000 बनाया 1991 में। उसके बाद ये बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर था जो सीडीएसी ने बनाया, परम 8000। उसके बाद बहुत सारी चीजें आ गई। कौन सी आ गई भाई? अनुपम सुपर कंप्यूटर आया, अनुपम, ANUPAM जो है सुपर कंप्यूटर आया। उसको बनाने वाली संस्था थी बार्क। बार्क का मतलब है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। फिर पेस सुपर कंप्यूटर, पेस नाम के सुपर कंप्यूटर आए, उनको बनाने वाली संस्था थी अनुराग। कौन सी संस्था थी? अनुराग। अनुराग क्या था भाई? एडवांस न्यूमेरिकल, अनुराग की फुल फॉर्म भी नहीं लिखी हुई है भाई, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एनालिसिस ग्रुप, अनुराग की फुल फॉर्म है। उसके बाद एक कंप्यूटर आया फ्लो सोल्वर, भारत का सुपर कंप्यूटर फ्लो सोल्वर। इसको बनाने वाली संस्था कौन थी? नाल, नेशनल एरोनॉटिकल लैब, नेशनल एरोनॉटिकल लैब। इसके बाद आया फंक्शनल यूनिट के बीच में कम्युनिकेशन भाई। कार्यात्मक घटक का मतलब है फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट या कंपोनेंट के बीच में इंटरकनेक्शन, संबंध मतलब इंटरकनेक्शन में। कंप्यूटर के फंक्शनल कंपोनेंट के बीच में इंटरकनेक्शन कई तरीकों से किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर में हम आमतौर पर एक सामान्य बस आर्किटेक्चर से प्रयोग करते हैं, बस आर्किटेक्चर, कॉमन बस आर्किटेक्चर। सामान्य बस आर्किटेक्चर का मतलब है कॉमन बस आर्किटेक्चर। सभी डिवाइस एक आम बस, एक कॉमन बस से जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। संवाद मतलब कम्युनिकेट। बस एक संचरण पथ है, कम्युनिकेशन पाथ है। संचरण पथ का इंग्लिश में मतलब है कम्युनिकेशन पाथ है। बस एक क्या है? कम्युनिकेशन पाथ है। तारों का सेट है, सेट ऑफ वायर्स है, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में डेटा या सूचना यानी कि जानकारी, इंफॉर्मेशन जाती है, आती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट। बस जो है 3 प्रकार की हो सकती है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस एड्रेस ले जाने का काम करती है, डेटा बस डेटा ले जाने का काम करती है, कंट्रोल बस सिग्नल ले जाने का काम करती है। बात समझ आ रही सभी को? अब इसके बाद आ जाता है बूटिंग का कंसेप्ट। अवधारणा मतलब कंसेप्ट, इंग्लिश वाले ध्यान दें, कॉन्सेप्ट। अवधारणा का मतलब है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, बूटिंग कंसेप्ट। एक ही बात है, इंटरनल एक्सटर्नल कह लो, वो मैंने यूट्यूब पे करवाई रखी है ऑलरेडी, वहां से ले सकते हो। जब कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाए तो सबसे पहले बूट प्रोग्राम की एक कॉपी मुख्य मेमोरी का मतलब है मेन मेमोरी में चली जाएगी, मेन मेमोरी में चली जाकर रोम में लाया जाएगा। रोम से रैम में, कह लीजिए रैम से रोम में, पहले तो रोम से रैम में लाया जाता है, मुख्य मेमोरी से रोम में लाया जाता है, या रोम से मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। यानी कि रोम से निकल कर एक कॉपी आएगी कहाँ? रैम के पास। क्यों आएगी रैम के पास? क्योंकि रैम सीपीयू के नजदीक है, सीपीयू तो काम करेगा, और रैम सीपीयू का वेटिंग रूम भी होता है। अब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया का क्या कहा जाता है भाई? क्या हुआ भाई? एक मिनट, पेन काम करना बंद कर गया भाई, ज्यादा देर हो गया आई थिंक।
चलो देख लो, कोई नहीं, मैं माउस से काम चला लूंगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। सीपीयू सबसे पहले एक जंप इंस्ट्रक्शन चलाता है। क्या चलाता है? जंप इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश में लिख लेना ना, जंप इंस्ट्रक्शन। जिसमें बायोस, बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बहुत बार पूछा जाता है। बायोस में ट्रांसफर होता है, यानी कि इसके बायोस के पास चला जाता है सबसे पहले, और निष्पादित होने लगता है। निष्पादित का मतलब है एग्जीक्यूट। क्या होने लगता है? एग्जीक्यूट होने लगता है। निष्पादित का क्या मतलब है? एग्जीक्यूट होने लगता है। बायोस जो है स्वयं निदान परीक्षणों की एक श्रृंखला चलाता है। स्वयं निदान परीक्षण का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या चलाता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसे हम पोस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पोस्ट, जिसका मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कौन चलाता है ये? बायोस। पोस्ट चलाता है भाई। बायोस क्या चलाता है? पोस्ट। इसके बाद बायोस बूट सेक्टर को लोड करने के लिए बूट योग्य ड्राइव का पता लगाता है। बूट योग्य ड्राइव यानी कि बूटेबल ड्राइव ढूंढने चला जाता है। कौन? बायोस। बूट सेक्टर को लोड करने के लिए किसकी सहायता से? बूट स्ट्रैप लोडर की सहायता से, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बायोस बूट सेक्टर को लोड करने के लिए बूट करने योग्य ड्राइव का पता लगाता है। एग्जीक्यूट, निष्पादन क्या होता है? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन को बूट सेक्टर पर बूट स्ट्रैप लोडर, कौन? बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी कि इसके हवाले कर दिया गया बूट स्ट्रैप लोडर के कि आप अब काम चलाओ। जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड और एग्जीक्यूट करता है, कौन? बूट स्ट्रैप लोडर। यदि बूट सेक्टर आपका, बूट सेक्टर कोई भी हार्ड ड्राइव पर है, कहां पर है? हार्ड ड्राइव पर, तो इसमें एक आपको क्या मिलेगा? MBR मिलेगा। क्या मिलेगा? MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड मिलेगा। मास्टर बूट रिकॉर्ड। जो एक्टिव पार्टीशन, सक्रिय विभाजन का क्या मतलब है यहाँ पे इंग्लिश में? एक्टिव पार्टीशन के लिए डिवाइड तालिका टेबल की जांच करेगा। फाइल एलोकेशन टेबल, टेबल की जांच करेगा। देख सकते हैं, वही बाद में भी देख सकते हैं। यदि उसे मिल जाता है, यदि वो उसे मिल जाता है तो MBR उसे विभाजन के बूट सेक्टर को लोड कर देता है और उसे एग्जीक्यूट कर देता है। इसे चित्र की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे। चित्र शायद इसमें नहीं है भाई, तो देख लेंगे। MBR एक मास्टर बूट रिकॉर्ड है। MBR पूछा गया था ग्राम सचिव में भाई। MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड है। विशेष प्रकार का बूट सेक्टर होता है जो विभाजन वाले कंप्यूटर मास स्टोरेज डिवाइसों की शुरुआत में फिक्स्ड डिस्क या रिमूवेबल डिस्क ड्राइव की तरह होता है। यानी कि ये एक हार्ड डिस्क आपकी, ये एक हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क के शुरुआत में सबसे पहले बूट सेक्टर बनता है। जब हम इसे फॉर्मेट करते हैं, नए तरीके से डालते हैं कंप्यूटर में, सबसे पहले सेक्टर बनता है, उसे बूट सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूट सेक्टर। और बूट सेक्टर में जो है MBR बैठा मिलता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। बूटिंग वाला कंसेप्ट दोबारा समझा दो। हाँ भाई मोहित, बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन रोम में होती हैं। बूटिंग इंस्ट्रक्शन होती है रोम में। रोम से उठकर कहाँ चली जाती हैं? रैम के पास चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? रैम के पास चली जाती हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो बूटिंग की रोम से उठकर रैम पे चली जाएंगी। रैम जो है किसको भेज देगा? बायोस को। किसको भेजेगा? बायोस को भेजेगा। और बायोस जो है वो क्या चलाएगा? पोर्ट चलाएगा, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलाएगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होने के बाद क्या आएगा? बूट स्ट्रैप लोडर को जो है बोल दिया जाएगा, BST को, बूट स्ट्रैप लोडर को जो बोल दिया जाएगा कि आप अपना काम करो। बूट स्ट्रैप लोडर जो है बूट सेक्टर को ढूंढने चला जाएगा और बूट सेक्टर के अंदर क्या बैठा मिलेगा? MBR बैठा मिलेगा। कौन बैठा मिलेगा? MBR। MBR को बोला जाएगा कि आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर दो। ये प्रक्रिया भाई मोहित, ये प्रक्रिया होती है मोहित भाई, ये प्रक्रिया होती है इसके अंदर। ठीक है, मैं इसको दोबारा लगा के देख लेता हूँ। समझ में आया मोहित भाई? देखो, रोम से रैम में, रैम से बायोस में, बायोस से पोस्ट में, पोस्ट से BST में, यानी कि बूट स्ट्रैप लोडर में, बूट स्ट्रैप लोडर बूट सेक्टर को ढूंढने जाएगा, बूट सेक्टर में MBR मिलेगा। फिर से समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर ना समझ में आएगा तो। कोल्ड और हार्ड बूटिंग किसे कहा जाता है? कोल्ड बूटिंग और हार्ड बूटिंग भाई, और ये अलग टॉपिक है। इसके बाद अगली लाइन में आएगा, ये अंडरलाइन कर लेना, और अगली लाइन का टॉपिक है ये वॉर्म बूटिंग और हॉट बूटिंग। पहले कोल्ड बूटिंग और हार्ड बूटिंग में, जब सिस्टम इनिशियल स्टेज से, इनिशियल
इनिशियल स्टेज से शुरू होगा, यानी कि शुरू से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाएगा या हार्ड बूटिंग कहा जाएगा। फिर है दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे है वार्म बूटिंग या हॉट बूटिंग। वार्म बूटिंग जब सिस्टम को रीस्टार्ट, पुनः प्रारंभ का मतलब है रीस्टार्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रीस्टार्ट किया जाएगा, तब वार्म बूटिंग होगी। रीसेट बटन दबाने से रीस्टार्ट होता है। सर यही वाला तो है जो समझ नहीं आता। कौन से वाला नहीं समझ आता दुर्गा पुलिस भाई? इसे वार्म बूटिंग कहा जाता है, सॉफ्ट बूटिंग भी कहा जाता है। वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग यानी कि नरम बूटिंग। इसमें डेटा लॉस्ट होने की, सिस्टम को डैमेज होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि डेटा को ठीक तरह से स्टोर नहीं किया होता। संग्रहित का मतलब है स्टोर नहीं किया होता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आगे भाई इस लेसन के। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? आंसर करें और बुक में जो है आंसर मत देखना। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है? नहीं है, आंसर मत देखना बुक में। सीपीयू नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इनपुट आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस होती है। प्रिंटर इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। सीपीयू इज राइट आंसर। कौन ऐसे निर्देश स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होते हैं? कौन करता है ऐसे निर्देश स्टोर भाई? अभी बूटिंग वाले में पढ़ा हमने, कौन करता है स्टोर? रोम करता है, बिल्कुल राइट आंसर। कौन करता है? रोम करता है। पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में जानते हैं वो कौन सा भाई? पापा मेरे सागर ठीक कराया जाना। मैं काम तो कर दूंगा उसका बड़ा सारा। तो फिर क्या दूं मुझे काम कर लिया तो नहीं। हां बता दी मैंने, ठीक है बता ठीक है बता दी। पहला डिजिटल कंप्यूटर ENIAC, ठीक है ना, ENIAC। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के एक घटक से, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कमांड को पास करता है भाई? कमांड को कौन पास करता है? कमांड को कौन पास करता है बताओ? डेटा बस, एड्रेस बस, पता बस का मतलब एड्रेस बस, कंट्रोल बस, कंट्रोल बस। राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल बस। पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई? पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन, तीनों बसों का काम नहीं है भाई ये। तीनों बसों के बारे में अभी बता दिया मैंने, सीमा बता दिया मैंने। तीनों बसों का काम नहीं है, अभी बताया था। एड्रेस बस एड्रेस ले जाने का काम करेगी, कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल ले जाने का काम करेगी, डेटा बस डेटा ले जाने का काम करेगी। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग, कंप्यूटर खालिस्तान को प्रोसेस करके सूचना में बदलता है, इंफॉर्मेशन में बदलता है। किसको? डेटा को। डेटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है आंकड़े इकट्ठा करना। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब नहीं होता। डेटा को फॉर्मेट करना, स्वरूपण का मतलब है यहाँ पे फॉर्मेट। डेटा को फॉर्मेट करना प्रोसेसिंग का मतलब नहीं होता। डेटा का उपयोग करना फॉर्मेटिंग का मतलब होता है। एक डिस्क का पार्ट, अंश का मतलब है पार्ट, जिसे मास्टर बूट रिकॉर्ड कहा जाता है, MBR कहा जाता है, क्या होता है भाई? वो जिसमें MBR होता है वो क्या होता है? बूट सेक्टर तो होता है, अभी पढ़ा, बूट सेक्टर होता है। क्लियर है ना बात? बूट सेक्टर ग्राम सचिव एग्जाम का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद सेकंड चैप्टर आ गया जो हम कल पढ़ने वाले हैं। हर रोज कोशिश करेंगे एक चैप्टर कंप्लीट कर दें। अगर चैप्टर छोटा होगा तो 2 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इस क्लास को मैं डेमो के तौर पे भी डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, अपने वाले यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। इसी चैनल पे क्लास होंगी। आज वाली क्लास फ्री रहेगी, लेकिन आगे वाली क्लास फ्री नहीं रहेगी किसी के लिए भी, सिर्फ आपके लिए रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, आपको अब बुक पढ़ने में मजा आएगा। बुक के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बुक के जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं वो भी सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद भाई।